किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के माइक जो हैं उनको म्यूट किया हुआ है। ओके जी, मोहम्मद एशियर में बात कर रहा हूँ। हमारा ये फर्स्ट मैनेजमेंट का लेक्चर है। ऑनलाइन लेक्चर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये हमारा आज फर्स्ट फॉर्मल सेशन है जिसमें हम मैनेजमेंट का जो अपना कोर्स है, जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएंगे। कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें फाइल अपलोड नहीं हो रही, वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। तो उसको मैं जो से है, आप वहाँ से भी कंटेंट्स ले सकते हैं, ताकि यू मस्ट हैव एन आइडिया कि हमें क्या कवर करना है, क्या हमें इसमें डिस्कस करना है, कितने कंटेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ओके जी, लोग जो सा है वो हमें साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं उतनी देर। और आप लोग भी जी अपने जिनको कोई वॉइस आवाज़ की प्रॉब्लम है तो हैंड फ्री को यूज़ करें। एंड सेकेंडली अपने स्पीकर जिनमें ऑडियो है तो उसको एनेबल कर लें। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। I have referred you to the book which was Management by Stephen P. Robbins and Mary Colter. These two were the authors, you can see. एंड होपफुली आप में से बहुत से लोगों ने बुक्स बाई कर ली होंगी। जो नहीं बाई की, कल हमारा एक छोटा सा ट्रायल सेशन हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि जो बुक है वो आपको सॉफ्ट में भी मिल सकती है। तो मैं आपके साथ एक ग्रुप के अंदर शेयर कर लूँगा इसको, जो चाहे सॉफ्ट कॉपी के अंदर बुक, ताकि अगर जो लोग नहीं बाई कर सकें वो सॉफ्ट के अंदर इसको ले लें और वो रीड आउट इसको कर सकते हैं। ओरिजिनल फॉर्मेट में है, लाइक ये आप देख सकते हैं। आपके सामने मैंने ओपन की है ये बुक जी, सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो सॉफ्ट में भी मैं आपके साथ शेयर वो कर लेता हूँ। अच्छा जी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है शायद आवाज़ के अंदर, तो ये एक दो लोगों को इशू है कि ज़्यादा लोगों को है, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लें ताकि हम बात आगे चल सकें। मैं लैपटॉप से जी यूज़ कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में बैटरी का कोई इशू नहीं है। बैटरी मेरी चार्ज है, चार्जर भी कनेक्टेड है। आवाज़ का बता दें एक दफ़ा, एक ये हमजा है उसको आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है जी। और भी किसी पर्सन को आवाज़ की प्रॉब्लम है? ओके, आ रही है जी, मैक्सिमम लोगों को आवाज़ आ रही है जी। ठीक है, ओके, जिनकी प्रॉब्लम है वो उसको चेकआउट कर लें, अदरवाइज़ वो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो वो बाद में रिकॉर्डिंग में वो सुन सकते हैं। ओके जी, मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह पे एक बड़े यू कैन से इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। हम बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, वी आर बिजनेस ग्रेजुएट्स, बीबीए हम करें, तो बीबीए के अंदर आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एजुकेशन हम किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, किसी भी बिजनेस को रन करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट जो है दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। आपने उस बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। सो मैनेजमेंट दैट is, you can say, found in every organization. Managers, they work in organizations. अगर हम बात करें इसकी, तो these are learning outcomes. And yes, the first question is, who are managers? Managers कौन है? ओके, हमें अपनी डेली लाइफ में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स
सुना है अबाउट मैनेजर्स, हर जगह पे मैनेजर्स मैनेजर्स एंड मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं, किन को मैनेजर्स कहा जाता है? One thing which differentiates between a person, between a manager and a non-manager, that is of subordinates. Supervise करना किसी को, मैनेज करना किसी को। एक चीज क्लियर कर लें कि टास्क को मैनेज करने वाला, चीज़ों को मैनेज करने वाला, काम को मैनेज करने वाले को हम मैनेजर नहीं कहते हैं। ऐसे तो हम सब कोई ना कोई काम करते हैं, हम सब कोई ना कोई चीज़ मैनेज करते हैं। मैनेजर होने के लिए आपको सबऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है, जिनके काम को आप मैनेज करेंगे, जिनके काम को आप कोऑर्डिनेट करेंगे। So manager, that is someone who coordinate and oversees the work of others, other people, so that organizational goals can be accomplished. So manager is someone जो दूसरों के काम को कोऑर्डिनेट करता है और उसको चेक करता है, ओवरसी करता है, उनको मॉनिटर करता है कि वो दूसरे काम ठीक करें या नहीं करें। सो हम इसको बड़े सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, द मैनेजर्स बेसिक responsibility is to get work done by others. मैनेजर दूसरों के साथ मिलके और दूसरों से काम करवाता है, काम करता नहीं बल्कि काम करवाता है। इसके लिए ये हरगिज ज़रूरी नहीं है कि वाकई वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा, नॉट लाइक दैट। ही विल डू वर्क विद एंड थ्रू अदर पर्सन। सो दूसरों का होना लाजमी है। अगर अदर पीपल नहीं है, सबऑर्डिनेट्स नहीं है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो वो मैनेजर नहीं होगा। Like we can see in the case of bank managers, in the case of, you can say, outlet manager, a showroom manager, he or she must have other people in the showroom, in the bank, जिनको वो मैनेज कर रहे होते हैं। हमने इसकी कि हम इसको रिकॉल करें, हम इसको फ्लैशबैक में बात करें, हमने क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी और कुछ आपको एग्जांपल्स भी माइंड में आई होंगी, एग्जांपल्स भी क्लियर होंगी कि आपके साथ शेयर की थी। एक जनरल स्टोर है, अकेला पर्सन उसको चला रहा है, तो वो मैनेजर नहीं है जब तक कि उस स्टोर में वो किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं कर लेता, किसी सेकंड पर्सन को हायर नहीं कर लेता। सो मैनेजर someone who coordinates and oversees the work of other people so that the goals can be accomplished। और पर्पस क्या है? पर्पस है जी गोल्स को अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। ओके, इन ऑर्गेनाइजेशंस जब हम बात करते हैं तो हम मैनेजर्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कह लें, लेवल्स के अंदर कह लें। तो मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर they are working at different levels, at different capacity, and all like that. So we can classify them among three layers, among three categories: first line manager, middle level managers, and the top level managers. First level is the lowest level of managers, जो कि वर्कर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, जो कि लेबर को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई फोरमैन है, कोई सुपरवाइजर है, वो जो है हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं। मिडिल लेवल में आ जाते हैं देन हमारे वो मैनेजर्स जो डिपार्टमेंटल लेवल पे होते हैं, वो मैनेजर्स जो हमारे यू कैन से रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो एक ये टॉप लेवल और फर्स्ट लाइन के दरमियान ब्रिज कर रहे हैं, वो हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। प्रोडक्शन मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। ये एक डिपार्टमेंट को, एक यूनिट को, एक सेक्शन को, एक एरिया को कवर कर रहे होते हैं, उनको मैनेज कर रहे होते हैं। देन वी हैव टॉप लेवल मैनेजर्स। यस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन उनके टॉप पे लोग हैं जिनका काम पॉलिसीज बनाना है, जिनका काम डिसीजन मेकिंग है, जिनका काम उस ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट ऑल इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना है। दोज आर टॉप मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स। जी, तो थ्री लेवल: फर्स्ट लाइन, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स। ओके, देन मूव ऑन करें तो यस, एक फैक्ट है जी, एक स्लाइड है, एक यू कैन से कि रिसर्च का डाटा है अबाउट
women in managerial positions around the world. As we know, nowadays, not only men work in organization, women similarly on the same level, they are also working in the market, they are also working in the business, they are doing their own business, they are doing their jobs in different organizations. But there is a fact, there is some, you can say, a difference between the participation of men and women in the business sector in the organizations. And secondly, उसमें विमेन पार्टिसिपेशन तो है, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम तो कर रही हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं टॉप लेवल पे जाने की, टॉप लेवल पे, तो वहाँ पे हमें विमेन की पार्टिसिपेशन या विमेन की, यू कैन से, जो प्रेजेंस है वो बहुत ही नॉमिनल सी, यू कैन से, कि हमें वो देखने में आती है। अगर लाइक मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या बात हो रही है, ये देखिए लिखा है जी, विमेन इन मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 41.9% जो मैनेजमेंट पोजीशंस हैं उनमें वीमेन हैं, उनमें फीमेल्स हैं। रिमेनिंग यू कैन से 58% वो मेन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट women in top management positions in Australia, there are just 3% women in top positions. Means 97% of top positions are being occupied by the male persons, by the men. Women का प्रेजेंस बहुत कम है। हम इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, मैनेजमेंट के टर्म्स में, वी कॉल इट ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग के विमेन के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ज़्यादा टॉप पोजीशंस पे जाने की, टॉप पोजीशंस तक प्रमोट होने की। उसकी क्या रीजंस हैं, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं कि विमेन, क्योंकि उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उनको घर को भी देखना है, वो उसकी वजह से फुल टाइम ट्रैवलिंग नहीं हो सकती या अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, इसलिए उनको जो सा है वो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि वो टॉप पोजीशन तक प्रमोट हो सके। बट सम यस, कहीं ना कहीं पे ये बात भी एक्नॉलेज की जाती है कि कहीं कुछ बायसनेस की वजह से शायद टॉप पोजीशंस तक वीमेन को जाने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। लाइक हम पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो ये बात कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, फिलिपाइंस, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में तो फिर हमें नॉमिनल सी उनकी पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है, 3%, 4.2%, 2.6%। बट इन जर्मनी, जापान एंड फिलिपाइंस, women in top positions rarely you can find. Even in Pakistan, if you compare, if you want to check, you rarely found any female as a CEO of any organization, a female, a president in a bank, बहुत रेयरली हमें मिलता है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक, यू कैन से, वर्ल्ड वाइज फिनोमिना है कि वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस में काम तो कर रही हैं, उनकी पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन टॉप लेवल पे हमें कम मिलती है। ओके जी, नेक्स्ट वी मूव ऑन। यस, ये अभी हमने जो बात की है मैनेजरियल लेवल्स पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फर्स्ट लाइन एंड दी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज से मुराद वो वर्कर्स हैं, वो लेबर है, वो एम्प्लॉयज हैं जो कि खुद टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, कोई आपका कंप्यूटर टाइप कर रहा है, कोई आपका यू कैन से और पैकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, स्टिचिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वो मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ नहीं, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हैं।
जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और उन नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं। लाइक आप एक स्टिचिंग यूनिट देखें, वहाँ पे लेबर जो है वो स्टिचिंग कर रहे हैं, वो लेबर जो सी है वो उस पे मशीन्स को ऑपरेट कर रही हैं। एंड सेकेंडली उसमें वो जो सुपरवाइज़र है, फोरमैन है, वो उनको मैनेज कर रहे हैं। फिर उस स्टिचिंग यूनिट के अंदर वो मैनेजर है जो उस पूरे यूनिट को, और वो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे मैनेजर्स भी हैं। उसके मैनेजर क्या है, इन पे बात हो गई। मैनेजमेंट क्या है, थोड़ी सी बात इस पे अब कर लें। तो जो मैनेजर्स करते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। अगर फॉर्मली हम डेफिनेशन की बात करना चाहें तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। सो इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। दूसरों के काम को कोऑर्डिनेट करना और ओवरसी करना। ओवरसी बोलते हैं मॉनिटर करना, चेक करना। दैट इन्वॉल्व्स कि आप जो सा है वो एक्टिविटीज को इंडिविजुअल्स को चेक कर रहे हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया है या नहीं किया है। दैट इज अ टास्क ऑफ मैनेजमेंट, so that the activities are completed efficiently and effectively. So ये दो चीज़ें, efficiently and effectively, ये दो objectives हैं मैनेजमेंट के, ये दो मेन गोल्स हैं मैनेजमेंट के। यू कैन सी कि मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट का जो पर्पस है, वो टास्क को सिर्फ जो सा है वो कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि उन टास्क को कंप्लीट करना है एफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ। ये एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या है? एफिशिएंसी बोलते हैं जी गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट। कम से कम रिसोर्सेस को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को अचीव करना। कम से कम रिसोर्सेस, कम से कम इनपुट्स जो भी किसी काम को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। लाइक एक इनपुट टाइम है, तो एफिशिएंसी ये है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम को अचीव करना। ये जो सा है वो एफिशिएंसी है। इसी तरह मटेरियल भी इनपुट है, मटेरियल भी रिसोर्सेज हैं। तो यूटिलाइजिंग utilizing less resources to get more and more output। आप तभी compete कर सकते हैं मार्केट के अंदर, तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करें। अगर आप अपनी यू कैन से जो एक कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर लें। ये नहीं कि आप एक चीज़ बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने इतनी वेस्टेज कर दी, मटेरियल ज़ाया कर दिया, टाइम कंज्यूम कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आपने यूटिलाइज कर ली, तो फिर आपकी वो यूनिट की कॉस्ट ही बढ़ गई। वो यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई तो आप उसको सेल कैसे करेंगे? अगर सेल करेंगे तो ऑब्वियसली लॉस करेंगे, क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस कम है, अदर कंपटीटर उसको लेस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि काम को कंप्लीट करना है, काम को अचीव करना है with less resources, and effectiveness is that goals must be accomplished। काम भी कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि रिसोर्सेज बचा लेने और काम कंप्लीट ही ना हो। काम भी कंप्लीट हो और वो काम कंप्लीट हो with less and less resources। that is efficiency and effectiveness। like अगर एक ट्रक ड्राइवर है जो गुड्स को कैरी कर रहा है, तो उसने गुड्स फैसलाबाद से कैरी करनी है कराची तक, तो उसकी इफेक्टिवनेस है कि वो कराची तक गुड्स को सेफली कैरी कर ले। अगर वो गुड्स को सेफली कैरी नहीं कर सका, कराची तक जा ही नहीं सका, पहुंच ही नहीं सका, तो वो इफेक्टिव ही नहीं है। वो जो सा अपना गोल उसने अचीव ही नहीं किया।
इफेक्टिवनेस है कि वो गुड्स को फैसलाबाद से कराची सेफली कैरी कर ले। एफिशिएंसी ये है कि वो उसको विद फ्यू रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज में टाइम है, एंड सेकेंडली उन रिसोर्सेज में आपका फ्यूल है कि वो फ्यूल की मिनिमम यूटिलाइजेशन के साथ और मिनिमम टाइम के अंदर वो गुड्स को फैसलाबाद से कराची कैरी कर लेता है। तो वो ड्राइवर, वो पर्सन, वो एफिशिएंट है, और क्योंकि वो कराची पहुंच गया, उसने गोल्स अचीव कर लिया, दैट्स वाई वो पर्सन इफेक्टिव भी है। तो मैनेजमेंट का कंसर्न ये है कि काम को, दूसरों के काम को इस तरह सुपरवाइज करना, उनको मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, ताकि वो काम या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, वो एक्टिविटीज़ वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। हम एफिशिएंसी के लिए टर्म यूज़ करते हैं डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, एंड इफेक्टिवनेस के लिए डूइंग द राइट थिंग्स। डूइंग राइट थिंग्स का मतलब है सही काम को करना, और डूइंग द थिंग्स राइट का मतलब है कि काम को सही तरीके से करना। डूइंग द थिंग्स राइट, काम को सही तरीके से करना। तो अगर हम मैनेजमेंट को सम अप करना चाहें तो ये दो स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट को सम अप करती हैं, उसको यू कैन से समराइज करती हैं, दैट मैनेजमेंट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स इन द राइट वे, इन द राइट मैनर। सही काम को सही तरीके से करना, ये मैनेजमेंट है। तो आपने दो चीज़ें इंश्योर करनी है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही हो, गलत काम ना कोई कर रहे हो, मतलब एक काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट सही ही नहीं है, तो उसको जितने मर्जी सही तरीके से कर लें तो वो जो उनसे सही नहीं होगी। तो सही काम को सही तरीके से करना, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सही हो, वो डिमांड हो, रिक्वायर्ड हो, और फिर उसको सही तरीके से बनाना, रिसोर्सेज को सेव करते हुए, उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए, तब आप उसको अचीव कर सकेंगे। एफिशिएंसी, यस, दैट इज रिसोर्स यूजेज, वेस्टेज को लो करना, एंड इफेक्टिवनेस इज अबाउट गोल अटेनमेंट, दैट इज आपको अपनी गोल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है और रिसोर्सेज की यूजेज को मिनिमाइज करते हुए। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट स्ट्राइव्स फॉर लो रिसोर्स वेस्ट, हाई गोल अटेनमेंट, दैट इज हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस। वेस्टेज को कम करना और गोल्स की अचीवमेंट को बढ़ाना, ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट इन दो फैक्टर्स के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं, और जो मैनेजर इनमें जितना ज़्यादा यू कैन से अचीव कर लेगा वो उतना ही सक्सेसफुल होगा। सो मैनेजमेंट क्या है, इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए थ्री अप्रोचेज हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि मैनेजर्स क्या करते हैं, व्हाट डू मैनेजर्स डू। क्योंकि मैनेजर्स जो करते हैं उसको हम मैनेजमेंट ही कहते हैं। तीन अप्रोचेज में जी, एक फंक्शन अप्रोच है, रोल अप्रोच है, एंड स्किल्स अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच, फंक्शंस मैनेजर्स परफॉर्म, मैनेजर्स कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और यही मैनेजमेंट है। हम कहते हैं मैनेजर फोर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और मैनेजमेंट भी ये चार काम करना ही मैनेजमेंट है। प्लानिंग है गोल्स को डिफाइन करना और उन गोल्स को अचीव कैसे करना है उनके लिए प्लान्स बनाना, स्ट्रैटेजीज इस्टेब्लिश करना, प्लान्स को डिज़ाइन करना कि हमने वो कैसे अचीव करना है। जो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टास्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह पर मैनेजर को परफॉर्म करना है, वो प्लानिंग करनी है। वो पहले डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल क्या है,
हम करना क्या चाह रहे हैं. So first you will decide, first you will select, first you will define your goal, and then you will decide how I have to achieve this goal. Like सेल्स के लोग हैं तो वो अपना गोल सेट करेंगे, हमें 2020 या 2021 दिसंबर तक अपनी सेल्स को कितना बढ़ाना है, दैट इज देयर गोल. ये हमें 10% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है, वो उनका गोल हो गया. फिर अब उन्होंने गोल सेट कर लिया जी हमें 10% इंक्रीज करनी है अपनी सेल्स. अब वो बैठ के प्लान्स बनाएंगे, अब वो बैठ के प्लानिंग करेंगे कि हमने ये गोल कैसे अचीव करना है. उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, सेल्स को बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं. लाइक एडवर्टीजमेंट्स को बढ़ा के आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, प्रमोशंस को बढ़ा के आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, प्राइसेस को रिड्यूस करके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर जो है ये अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, हमने कैसे सेल्स बढ़ानी है, हमने अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ानी है, हमने अपनी यू कैन से प्रमोशंस को चलानी है, या हमें अपनी प्राइस को रिड्यूस करना है सेल्स को बढ़ाने के लिए. तो जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, दैट इज द प्लानिंग पार्ट. The second is ऑर्गेनाइजिंग. आपने गोल सेट कर लिया, प्लान कर लिया, अब आप उसके लिए ये डिसाइड करते हैं कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, कौन से काम करने हैं, और उन काम को करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, किसने करना है, किस पर्सन ने क्या काम करना है. आप इंडिविजुअल्स को काम असाइन करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, भाई तुमने ये काम करना है, मिस्टर ए विल परफॉर्म सच थिंग, मिस्टर बी की जिम्मेदारी ये है, मिस्टर बी थ्रू सी जो है वो ये काम करेगा. हम इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. अरेंजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग वर्क टू accomplish organizational goals. काम को अरेंज करना और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद है काम को डिवाइड करना, काम को इंडिविजुअल्स के दरमियान डिवाइड करना, ये ऑर्गेनाइजिंग है. देन लीडिंग थर्ड फंक्शन है. लीडिंग में मैनेजर लीड करता है, गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको यू कैन से के बताता है कि आपने काम कैसे करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है, उनको हैंडल करता है, ये लीडिंग है. एंड कंट्रोलिंग, दैट इज अबाउट चेकिंग, कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को फिर चेक करता है, कंट्रोल करता है, और उनको जो उनसे है वो करेक्ट करता है. सो मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द वर्क, दैट इज कंट्रोलिंग. So managers, they perform these four functions, and this is about all. This is about the, you can say, management. That management is all about these four things: planning, organizing, leading, and controlling. तो ये भी हमने प्लानिंग में कहा जी गोल्स डिफाइन करना, एंड कंट्रोलिंग में मॉनिटरिंग है और उन एक्टिविटीज को चेक करना है. व्हाट डू मैनेजर्स डू में एक और अप्रोच रोल्स की है, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं. जल्दी से मैं आपको जस्ट इसका रिव्यू दे देता हूँ. मैनेजर्स क्या करते हैं जी, इसमें मिर्च बाद ने कहा कि मैनेजर्स डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं. 10 रोल्स उन्होंने कहे, और उन 10 रोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया गया: इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स. इंटरपर्सनल में फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन है. फिगर हेड, एक्सक्यूज मी सॉरी, फिगर हेड है जी मैनेजर, एक सिंबॉलिक हेड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. सिंबॉलिक, नॉट द रियल वन. वो सिंबॉलिक हेड होता है कहाँ पे, डिफरेंट सोशल इवेंट्स में, डिफरेंट पार्टीज में, डिफरेंट गैदरिंग्स में, डिफरेंट इनविटेशंस में, वो एज कंपनी हेड उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, हम उसको फिगर हेड बोलते हैं. लीडर, अभी बात हो गई कि वो गाइड करता है,
मोटिवेट करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उस टाइम वो एक लीडर वाला काम कर रहा है। और लाइसेंस बोलते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं, जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। सो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्लाइंट्स के साथ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो उस टाइम लाइजन का काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशनल रोल्स में 3 रोल्स हैं: मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट है, मैनेजर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस टाइम वो मॉनिटर वाला रोल परफॉर्म कर रहा है। वो उस इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट की है उसको अपने कॉलीग्स के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ शेयर करता है, डिसेमिनेट करता है, वो डिसेमिनेटर है। और स्पोक्स पर्सन या मैनेजर कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, मीडिया के साथ शेयर करते हैं। वो एज स्पोक्स पर्सन रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तर्जुमान बन के उसका काम कर रहे हैं। डिसीजनल रोल्स में एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर बेसिकली बोलते हैं ऐसे बिजनेसमैन को जो नया बिजनेस स्टार्ट करता है, रिस्क लेता है, इनिशिएटिव लेता है और कुछ यू कैन से इनोवेशन या क्रिएटिविटी के साथ न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एंटरप्रेन्योर है। तो जैसे एंटरप्रेन्योर रिस्क लेते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं इनोवेशन के साथ, इसी तरह मैनेजर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कंपनीज के अंदर ये काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजर एक एंटरप्रेन्योर वाला रोल परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो सा है वो एंटरप्रेन्योर का रोल है मैनेजर का। डिस्टरबेंस हैंडलर, मैनेजर का एक रोल जो सा है वो डिस्टरबेंस हैंडलर का है। डिस्टरबेंस हैंडलर दैट इज यू कैन से कि प्रॉब्लम सॉल्वर वाला है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी किसी तरह के कोई यू कैन से इश्यूज होते हैं, तो मैनेजर वो इश्यूज सॉल्व करते हैं, उस टाइम वो डिस्टरबेंस हैंडलर वाला रोल परफॉर्म करते हैं। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर होते हैं जो रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। मैनेजर्स रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं दूसरों के साथ, मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं, उनको एलोकेट करते हैं, किसको कि क्या रिसोर्सेज, किसको कौन सा ऑफिस असाइन करना है, किसको कौन सा जो सा है वीकेंड से कि कोई फर्नीचर है, गाड़ी है, ये रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेटर वाला रूल है। एंड देन जो सा है वो निगोशिएटर है। मैनेजर का एक रोल एज निगोशिएटर होता है। मैनेजर निगोशिएशन करता है डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ, सप्लायर के साथ। वो निगोशिएशन में, डीलिंग्स के अंदर, नेगोशिएशंस के अंदर उनको यू कैन से कि कन्विंस करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं, इसको हम नेगोशिएटर बोलते हैं। सो मैनेजर ये 10 रूल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं, इन पे भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके जी, हम यहाँ पे दो कुछ थोड़ा सा जो सा है वो रुक रहे हैं आपके क्वेश्चंस के लिए। अगर क्वेश्चंस हैं तो आप उसको चैट में लिख सकते हैं, जो भी हमारी बात हुई उससे रेलेवेंट मैं उनको आंसर करता हूँ, फिर हम आगे मूव करते हैं।
अच्छा जी, ये जो अभी हमने बात की है ये रोल्स के बारे में, ये रोल्स हम ऑलरेडी क्लास में भी बात कर चुके हैं। तो लीडर का पूछ रहे हैं, तो लीडर जो सा है मैंने बताया है कि जो अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करता है, उनको मोटिवेट करता है, उसको लीडर कहते हैं। मैं माइक ओपन कर रहा हूँ कि माइक ओपन करने के बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे ताकि हम उसको आंसर कर सकें। आसमा हनीफ हैं जी, आप आसमा अपना माइक ऑन करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। Sir, do there any difference between manager and leader? Manager works as a leader. You can say originally leaders, they are different. Leaders बोलते हैं जो लीडर्स बोलते हैं जो लीड करते हैं। वो लीडर्स पॉलिटिकल साइड पे भी हो सकते हैं। वो लीडर्स लीडर्स मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो। मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं, मैनेजर्स बिजनेस के अंदर होते हैं। जो लीडर्स हैं वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपके यू कैन से सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लीडर्स हैं। तो लीडर्स एक और टर्म है, मैनेजर एक और टर्म है, लेकिन मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ लीडर परफॉर्म करते हैं, एक लीडर वाला रोल वो परफॉर्म करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी सर जी मिडिल मैनेजमेंट के बारे में बताया था। सर ग्लास सीलिंग का भी बता दीजिएगा। ग्लास सीलिंग मैंने बताया मैनेजमेंट की टर्म है, और ग्लास सीलिंग टर्म ये है कि जो फीमेल्स हैं इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक नहीं जाने दिया जाता, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ये ग्लास सीलिंग कहलाती है। इनको जो सा है सर रिस्ट्रिक्टेड बाय देयर एबिलिटीज होता है या टॉप मैनेजमेंट जो होती ये है हम इसको बायसनेस की बात कर रहे हैं, हम इसको मेल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं, एबिलिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं कोई इशू कि एबिलिटीज़ नहीं होती इसलिए नहीं हो जाता, बल्कि मेल डोमिनेंस होने की वजह से। और दूसरी बात यही है कि फीमेल्स के यू कैन से मैंने जैसे पहले बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती हैं, घर है, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस वजह से शायद उनको इतना प्रेफर नहीं किया जाता। फिगर हेड भी सारे रिपीट कर देंगे क्या जी? फिगर हेड फिगर हेड मैंने जी बताया, फिगर हेड होता है मैनेजर एज सिंबॉलिक हेड। डिफरेंट मीटिंग के अंदर जैसे कोई इनविटेशन आ गया चैम्बर से, एक कंपनी को इनवाइट किया गया, तो कंपनी सारी नहीं जाएगी, बल्कि वो मैनेजर उस कंपनी का हेड बन के, उसका नुमाइंदा बन के, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है, उस टाइम पे वो उस जोन से है एज फिगर हेड परफॉर्म कर रहा है। सर इसको सोशल इवेंट कह सकते हैं। जी सोशल इवेंट्स, बिल्कुल इनको सोशल इवेंट्स कह सकते हैं ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन से बाय डिफरेंट सोशल इवेंट्स हैं उनमें वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके जी, जो खदीजा पूछ रही लो लाइन मैनेजर्स है, लो लाइन मैनेजर्स लेबर नहीं होती है। मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स में डिफरेंस है। लेबर को वो मैनेज करते हैं लो लेवल में, लो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, वो लेबर को मैनेज करते हैं, वर्कर्स को मैनेज करते हैं, उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर या लोएस्ट लेवल मैनेजर बोलते हैं, जिसमें सुपरवाइजर आता है। सुपरवाइजर एक फैक्ट्री के अंदर वो काम खुद नहीं कर रहा होता, और जो सुपरवाइजर होता है वो लेबर या वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक स्टिचिंग यूनिट है, वहाँ पे सारी मशीनें, इसमें 100 मशीन है, 100% मशीनें चला रहे हैं, उसके अंदर सुपरवाइजर्स होंगे जो चेक कर रहे होंगे कि वर्कर अपना काम ठीक कर रहे हैं, मशीन को ठीक चला रहे हैं, कोई ख़राब तो नहीं प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो सुपरवाइजर होंगे, वो काम को खुद नहीं मशीन ऑपरेट कर रहे होंगे, बल्कि वो मशीन ऑपरेट करने वालों को सुपरवाइज कर रहे होंगे। और जी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, लिमिट एक्सटेंड कर दें। चले मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ जी।
और 100 से ज्यादा नहीं होगा। सर मैं जी, कर देता हूँ उसको। सर जी डिसेमिनेटर स्पोक्सपर्सन क्या होता है? यार इसको तो वन बाय वन आप हर एक चीज़ दोबारा पूछेंगे, आप इसको पढ़ लें, हमने इसको पहले भी क्लास में डिस्कस किया। अब हाँ जी, इस किया हुआ है। टाइम के अंदर हम अगर मैं दोबारा इसी पे करूँगा तो सेशन सारा इसी में गुजर जाएगा हमारा। ये जस्ट हमने सर अभी सर क्या मैनेजर्स नॉन मैनेजरियल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को असिस्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो कर सकते हैं। जैसे आप मतलब कोई आप मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर अपनी ईमेल को टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम कुछ टास्क खुद परफॉर्म कर रहे हैं। इवन आप किसी बैंक के अंदर चले जाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है, आप ब्रांच मैनेजर के पास चले जाएं, उसको कह देते हैं यार ये मेरे चेक का बैलेंस चेक कर दें। अब वो बेसिकली काम करना है, ये टास्क है कि वो बैलेंस चेक कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अगर देख रहे हैं कि दूसरे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके पास रश है, तो वो खुद भी आपको फेवर करता है। समटाइम्स वो आपकी स्लिप्स खुद फिल कर देता है, समटाइम्स वो ये हज फॉर्म जब एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, रश होता है, तो मैनेजर्स खुद भी एप्लीकेशंस फॉर्म्स वो फिल कर रहे होते हैं, तो वो नॉन मैनेजरियल टास्क कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं सकते। ओके सर। ओके, थैंक ओके सर। ओके जी, अब ये उनसा है, ये फर्स्ट चैप्टर था, इसको आप रिव्यू कर लें। हम नेक्स्ट जो न्यू हमारा टॉपिक है हम उस पर मूव कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे जो कि डिसीजन सर। मेकिंग के ऊपर। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री है मैनेजमेंट की, उसको शेयर कर लूँ आपके साथ, फिर हम नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग वाले टॉपिक पे मूव करेंगे। मैं इसको थोड़ी देर की पॉज कर रहा हूँ, मैं इसकी मीटिंग की लिमिट्स को देख के मैं फिर आपको इन फ्यू मिनट्स रीजॉइन करता हूँ, लिमिट्स चेक कर ओके लूँ सर। वो कैसे एक्सटेंड होती हैं। अगर आप में किसी को आइडिया है लिमिट्स कैसे एक्सटेंड होती हैं तो आप ये सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, हम दोबारा सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं, ये आपको अवेलेबल होगा, इसका लिंक मैं भेज दूंगा ग्रुप में भी, और ये फैकल्टी पोर्टल पे भी अपलोड होगा, वहाँ से भी आप इसका लिंक लेके इसको दोबारा सुन सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसकी जो पार्टिसिपेंट्स वाला हमारा इशू है, इसको आज हम देखते हैं। ये आई थिंक मुझे फ्री एप्लीकेशन है, बाय करनी पड़ेगी, मैं इसको बाय कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एप्लीकेंट्स अटेंडेंस की जो नंबर्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकेंगे। तो आज जो लोग नहीं ज्वाइन कर सके वो रिकॉर्डिंग इसकी जो सा है वो सुन लें, और क्वेश्चन करना चाहें वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके रेलिवेंट या किसी आर के थ्रू वो मैसेज भेज सकते हैं, या उनके क्वेश्चन को कल हम दोबारा जो क्लास होगी उसमें इसको जो सा है डील कर लेंगे। ओके जी, मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पे था, देन फर्स्ट चैप्टर के बाद कुछ जो नेक्स्ट आप अगर बुक में देखेंगे तो दैट यस हिस्ट्री मॉड्यूल, मैनेजमेंट की हिस्ट्री है जी। हिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ी सी डिस्कशन यहाँ पे है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसकी थोड़ी एवोल्यूशन, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता हो, डेफिनेटली वो हमें हेल्प आउट करता है। इसमें जो बातें जो डिस्कशन है
डेट्स हैं अगर हिस्ट्री में, तो वो डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स याद रखने की बिल्कुल भी हमारी इंटेंशन नहीं है कि हमें ये याद रखना है कि किस ईयर में क्या हुआ था, बल्कि हमें इस बात को समझने की या इस बात को गो थ्रू करने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट जो करंट इसकी यू कैन से फिलॉसफीज़ हैं, जो करंट मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस हैं, ये आखिर आई कैसे, इसमें किन की क्या कंट्रीब्यूशन है, किस पर्सन ने कैसे इसको इनिशिएट किया, कंट्रीब्यूशंस किन की हैं और किन किन डिफरेंट फेजेस, किन किन डिफरेंट एवोल्यूशंस के बाद ये आज इस करंट पोजीशन पे है। तो मैनेजमेंट की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हम इसकी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इन डिफरेंट इराज के अंदर। ये आप देख सकते हैं, अर्ली मैनेजमेंट है, क्लासिकल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है एंड कंटेम्प्ररी अप्रोच है मैनेजमेंट की। हम डिफरेंट एरास के अकॉर्डिंग इसको जो सा है वो डिवाइड कर लेते हैं। अर्ली मैनेजमेंट है जी 3000 BC टू 1776 तक। मैनेजमेंट स्टार्ट से नहीं है, स्टार्ट पे मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कहीं से आया है। स्टार्ट पे बिजनेस इस तरह भी नहीं थे जैसे आज हमें करंट फॉर्म में नजर आते हैं। पहले लोग बिजनेस क्या था, अगर हम बिल्कुल अर्ली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करें तो पहले तो ये था कि लोग अपनी हर ज़रूरत खुद ही पूरी करते थे, मतलब जिसको जो भी चाहिए है वो अपने सारे काम खुद ही करते थे। कोई अपने लिए मतलब गंदम भी खुद ही उगा रहे हैं, चावल भी अपने लिए खुद ही उगा रहे हैं, अपने जूते भी खुद ही बना रहे हैं, अपने कपड़े भी खुद ही बना रहे हैं। तो स्टार्ट पे तो हर पर्सन इस तरह ज़िंदगी गुजारते थे कि वो अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करते थे। लेकिन फिर जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने शऊर आने के बाद इस चीज़ को किया कि यार मैं सारे काम खुद करता हूँ, क्यों ना डिवाइड कर लिया जाए, जो काम मैं कुछ कर सकता हूँ मैं ज़्यादा कर लूँ और मैं उसको एक्सचेंज कर दूँ दूसरे के साथ। लाइक अगर मुझे एग्रीकल्चर आता है, मुझे यू कैन से मेरे पास लैंड है या मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ, तो मैं गंदम उगा लूँ सिर्फ अपनी ज़रूरत की नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, और उस गंदम को एक्सचेंज कर लूँ फिर किसी और से अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। हम इसको बार्टर जो है वो बोलते थे, एक्सचेंज बोलते थे, बार्टर मैकेनिज्म या बार्टर मेथड बोलते थे, जिसमें चीज़ों के बदले दूसरों से चीज़ें ले ली जाती थी। कि अगर मेरे पास गंदम है तो मेरे गंदम के बदले में कपड़ा ले लूँगा, गंदम दे के दूसरे जो जूता बना रहे उससे जूता ले लूँगा। ये बार्टर मेथड तब स्टार्ट हुआ था। इसको भी देन जो सा है वो ऑब्जर्व किया गया, लोगों ने देखा कि यार हम जो सा है वो घरों में काम कर रहे हैं या छोटे छोटे काम कर रहे हैं तो उसमें कोई एफिशिएंसी नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, प्रोडक्शन जो सा वो कम होती है। इसमें जी 1776 में एडम स्मिथ हैं, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है कहीं पे आपने इनका सुना होगा। ये एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने एक इंडस्ट्री को विजिट किया, एडम स्मिथ ने एक फैक्ट्री को विजिट किया और उसने वहाँ पे देखा कि लोग जो सा है वो कंप्लीट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पूरा पूरा काम कर रहे हैं। मतलब अगर एक फैक्ट्री है, जैसे भी बात हो रही थी कि स्टिचिंग यूनिट है, उसमें शर्ट्स स्टिच होती हैं, तो जितने भी वर्कर्स हैं वो शर्ट्स को कंप्लीट स्टिच कर रहे थे कि एक पर्सन पूरी पूरी शर्ट स्टिच करता था, कि उसको कटिंग भी कपड़े की उसी ने करनी है, स्टिचिंग भी उसी ने ही करनी है, और उसमें जो सा है वो बटन्स भी उसी ने लगाने हैं, पैकिंग भी उसी ने करनी है। उसने कहा इस तरह आपकी स्पीड कम होती है, इस तरह आपकी एफिशिएंसी कम होती है। अगर इसकी बजाय काम को डिवाइड किया जाए इस तरह से कि एक पर्सन
एक ही काम करे और वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाए। जॉब स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया एडम स्मिथ ने कि एक पर्सन एक काम करे। लाइक अगर कोई कटिंग कर रहा है तो वो सिर्फ कटिंग ही करे, वो कोई और काम ना करे। जो पर्सन स्टिचिंग कर रहा है वो सिर्फ स्टिचिंग करे, कोई और काम ना करे। इससे जो एक्सपर्टीज है वो डेवलप हो जाएंगी, इससे आपकी जो है वो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इतना कि फिर आप उस काम को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, आप स्पीड पे कर सकते हैं, आप जल्दी कर सकते हैं और बेटर वे में कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया डिवीजन ऑफ लेबर का। काम को डिवाइड करें, एक पर्सन को एक काम दें, उस काम को बार बार करें और जो सा है उसको इंडिविजुअल्स उसको वो जो सा है कि एक्सपर्ट हो सके उसमें प्रॉपरली वो कर सके। तो डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया, ये बेस बनी मैनेजमेंट की। यहाँ से जो सा है वो मैनेजमेंट की सोच स्टार्ट हुई कि भाई फिर काम को ब्रेक करके ऐसे मैकेनिज्म जो डिवाइड किया जाए, इंडिविजुअल्स को गाइड किया जाए। तो एडम स्मिथ को जो सा है वो हम मैनेजमेंट के अर्ली स्कॉलर्स में से काउंट करते हैं और इनको हम यू कैन से कि इसी एस्पेक्ट से लेते हैं कि मैनेजमेंट की बेस के अंदर एक इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। सो 1776 में जब एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसके बाद फिर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया, बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और ये कॉन्सेप्ट तब स्टार्ट हुआ। सो मेजर अप्रोचेस टू मैनेजमेंट में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये अर्ली एग्जांपल्स में एडम स्मिथ है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। देन मैनेजमेंट की आती है जी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच में एक कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का आया। फ्रेडरिक टेलर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। मैनेजमेंट का एक बड़ा नाम है, जहाँ पे भी मैनेजमेंट की मतलब अर्ली अप्रोचेस की बात आएगी फ्रेडरिक टेलर का नाम जरूर आता है। फ्रेडरिक टेलर ने कॉन्सेप्ट दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने एक इंडस्ट्री को विजिट किया, इसने एक वर्क प्लेस को विजिट किया और टेलर ने ऑब्जर्व किया कि इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर लोग काम को अपने अपने तरीकों से कर रहे हैं। एक ही काम को, एक ही टास्क को लोग डिफरेंट वे में, डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और जब एक काम को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो किसी एक का तरीका बेहतर है, किसी दूसरे का तरीका बेहतर नहीं है। तो इन्होंने कहा कि इस तरह तो फिर आपकी मतलब मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है उसको अचीव नहीं कर सकते। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर पर्सन अपनी अपनी मर्जी से काम करे, बल्कि साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कहा कि एक काम को करने का सारे तरीके इवैल्यूएट करने के बाद जो बेस्ट मेथड है वो फाइंड आउट किया जाए कि बेस्ट मेथड क्या है, बेहतरीन तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है, और वो तरीका दूसरों को सिखाया जाए और इंश्योर किया जाए कि सब उसी तरीके से काम करें, अपनी अपनी मर्जी से काम ना करें। ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का उन्होंने दिया था फ्रेडरिक टेलर ने कि फाइंड आउट की जाए उसको जो सा है इस चीज़ को फाइंड आउट करने के बाद इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जाए
ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट का फ्रेडरिक टेलर ने दिया था। इनके अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो ये 4 प्रिंसिपल्स में टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये 4 प्रिंसिपल्स टेलर ने दिए। इन्होंने कहा कि डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स वर्क टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। कि ओल्ड रूल ऑफ थंब का मतलब है अपनी अपनी मर्जी से काम करने की बजाय साइंस डेवलप की जाए, एक काम को करने का साइंस जो सी है वो डेवलप की जाए कि काम को करने का बेहतरीन तरीका क्या है वो फाइंड आउट किया जाए। देन साइंटिफिकली सिलेक्ट एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर। उसके बाद पहले काम को फाइंड आउट करें कि काम को करने का बेहतरीन बेस्ट तरीका क्या है। उसके बाद लोगों को साइंटिफिकली सिलेक्ट करें। साइंटिफिकली सिलेक्ट करने का मतलब है इस चीज़ को चेक करते हुए, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए इसके अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करें कि कौन पर्सन ये वाला काम परफॉर्म कर सकता है, जिसके अंदर वो एबिलिटीज हो, उनके अकॉर्डिंग जो सा है पर्सन को सिलेक्ट किया जाए। एंड देन ट्रेन टीच एंड डेवलप द वर्कर। फिर उन वर्कर्स को ट्रेन किया जाए, डेवलप किया जाए, सिखाया जाए उनको कि ये काम कैसे करना है। इस चीज़ को चेक करें पहले कि पर्सन ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। देन उसके अकॉर्डिंग पर्सन सिलेक्ट करें और उसके बाद उस पर्सन को वो काम करना सिखाया जाए। देन थर्ड नंबर, हार्टली कोऑपरेट विद द वर्कर्स to ensure that all work is done in accordance with the principles of the science that has been developed. Heartily cooperate with the workers. जो manager है, he or she must cooperate with the workers. Heartily cooperate करें उनके साथ कि उनको काम सिखाया है तो उनके साथ cooperate करें ताकि वो काम को चेक कर सकें, उस काम को उसी तरीके से कर सकें in accordance with the principles of the science that has been developed. Then fourth में divide work and responsibility almost equally. Between management and workers, काम को डिवाइड करें मैनेजमेंट के दरमियान एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान। मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल हों और जो वर्कर्स हैं वो काम को परफॉर्म करें। मैनेजमेंट डज ऑल वर्क फॉर विच इट इज़ बेटर सूटेड देन द वर्कर्स। कहते हैं मैनेजर्स वो काम करें जो उनके लिए सूटेबल है, वो वर्कर्स वाला काम ना करें, वो जो सा है बल्कि मैनेजर्स वो काम करें जो मैनेजर्स के लिए सूटेबल है, जो उनके लिए काम अप्रोप्रिएट है, वो वाला काम करें। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक टेलर ने दिया। हम इसको जो सा है अगर एक स्टेटमेंट में कहना चाहें तो इनका कॉन्सेप्ट था वन बेस्ट वे, कि काम को करने का एक बेस्ट मेथड होता है, वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट किया जाए और काम को उसी बेस्ट मेथड से किया जाए, डिफरेंट तरीकों से या अपनी अपनी मर्जी से ना किया जाए। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में फ्रेडरिक टेलर की कंट्रीब्यूशन है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। देन क्लासिकल अप्रोच में दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है जो हेनरी फ्योल ने दी। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के ये 14 प्रिंसिपल्स दिए और ये 14 प्रिंसिपल्स ही आज जो से हैं वो हमारी जो कंटेम्प्ररी मैनेजमेंट है, वो कंटेम्प्ररी मैनेजमेंट की भी बेस है। आज की मैनेजमेंट भी इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही है। ये 14 निकात 14 प्रिंसिपल, जैसे कायदे आज़म के 14 निकात हैं, इस तरह समझ लें ये मैनेजमेंट के 14 निकात हैं जो हेनरी फ्योल के हैं।
14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनको वन बाय वन हम जो सा है वो देखते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क वही पहला कॉन्सेप्ट जो एडम स्मिथ ने दिया था कि कंप्लीट काम करने न दिया जाए इंडिविजुअल्स को, बल्कि काम को डिवाइड किया जाए। काम को डिवाइड ऐसे किया जाए कि एक पर्सन को एक काम दिया जाए, वो उसी को करे, बार बार करे और एक ही काम को सीखे, उसी में एक्सपर्ट हो, उसी में स्पेशलाइज्ड हो और उसको स्पीड पे, जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस आउटपुट बाय मेकिंग एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट। नंबर 2, अथॉरिटी। कहते हैं जी मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट कि मैनेजर्स के पास अथॉरिटी हो, मैनेजर्स को अथॉरिटी दें। किसी भी जगह पे अगर आपने मैनेजर से अपॉइंट कर दिया है और मैनेजर जो सा है वो आपने यू कैन से उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी, मैनेजर को आपने ये राइट नहीं दिया कि वो लोगों को कमांड कर सकें, ऑर्डर दे सकें, तो कोई फ़ायदा नहीं है मैनेजर्स की। दैट्स वाई हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि मैनेजर्स के पास पावर्स होती हैं, मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है, कमांड कर सकते हैं। मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स, वो ऑर्डर कर सकें एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट। तो उनके पास अथॉरिटी हो, अथॉरिटी उनको ये राइट देती है कि दूसरों को ऑर्डर कर सकें कि जैसा मैनेजर कहेगा सबऑर्डिनेट्स उसको मानने के बाउंड होंगे। अथॉरिटी यही है, राइट है मेरे पास कि मैं ऑर्डर दूं और दूसरा उसको मानेगा, अगर नहीं मानेगा तो वो अकाउंटेबल होगा, वो जवाबदेह होगा, उसको मैं रिटर्न से कि निकाल सकता हूँ या उसको मैं पूछ सकता हूँ, जवाबदेह हो सकता है कि भाई तुम्हारे मैनेजर ने ये बात कही और आपने इसको क्यों नहीं माना। थर्ड पॉइंट है जी, थर्ड प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का, मैनेजमेंट का, जो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट का ये थर्ड फैक्टर जिसकी बेस पे आप मैनेजमेंट करेंगे वो डिसिप्लिन है। एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन। एक डिसिप्लिन होना जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सा है डिसिप्लिन हो, रूल्स हो, रेगुलेशंस हो और सब लोग उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को माने तो मैनेजमेंट होगी। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन मान ही नहीं रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो सा है कोई प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस वो काम नहीं हो सकता, वो काम को अचीव नहीं किया जा सकता। देन फोर्थ है जी यूनिटी ऑफ कमांड। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल ने कहा कि मैनेजमेंट का एक बेसिक असूल है, बेसिक प्रिंसिपल है कि एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। एक एम्प्लॉय एक मैनेजर को ही रिपोर्ट करेगा, उसी से ऑर्डर्स लेगा। ये नहीं है कि वो एम्प्लॉय 2 या 3 जो लोगों के अंदर एक ही टाइम पे उनके अंडर काम कर रहे हैं, एक पर्सन कहता है ये करो, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये ना करो, उसको छोड़ो मेरी मानो। अगर इस तरह होगा, एक पर्सन को कमांड करने वाला एक से ज्यादा लोग होंगे, तो फिर उसको नहीं पता चलेगा मैंने क्या करना, उसको नहीं पता चलेगा मैंने किसकी माननी है। जैसे अगर इसकी मैं एग्जांपल देना चाहूँ, आप घर में कॉमनली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे घर में जो मेड जो मुलाजिम है कॉमनली वो सभी के होते हैं। मेड है घर के अंदर, जॉइंट फैमिली है, सपोज 8 या 10 लोग रह रहे हैं, तो वो मेड जो सी है वो 10 लोगों की मेड है। तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन उस मेड को कहता है मेरे लिए ये कर दो, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये ना करो, उसका काम बाद में करना, मेरी बात मानो। वो कहती जी मुझे उन्होंने कहा था ऐसे करना है, वो कहती नहीं उसकी नहीं मेरी माननी। किचन में अगर कोई खाना बनाने से रेलिवेंट है तो एक उनको फीमेल कहती है ये काम करो, ये बना दो, वो कहती है नहीं ये नहीं बनाना, आज ये बनाना है। तो उस मेड को नहीं पता चलेगा मैंने क्या बनाना है,
वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की नॉन सीरियस एक्टिविटीज करें या कंफ्यूजन हो कि एक उसका बॉस कह रहा है ये काम करके लाओ, दूसरा बॉस कहता है ये वाला काम नहीं करना, ये वाला करके लाओ, ऐसे नहीं करना, ऐसे करके लाओ, तो उसको नहीं पता मैंने किसकी माननी है किसकी नहीं माननी। तो हेनरी फॉल ने कहा कि मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो। एक पर्सन को ऑर्डर करने वाला एक ही पर्सन होगा, उसको पता है मैंने इसकी बात ही माननी है, मुझे कोई और कमांड नहीं करेगा, मुझे कोई और ऑर्डर नहीं करेगा। सो एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। वो एक टाइम पे एक ही सुपीरियर के ऑर्डर्स लेगा, उसी को रिपोर्ट करेगा, वो एक से ज्यादा को नहीं करेगा। हम इस कॉन्सेप्ट को यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं। देन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, यस, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिल के गोल अचीव कर रही है। तो अगर जैसे एक फुटबॉल टीम है, वो मैच तभी विन कर सकते हैं अगर पूरी की पूरी टीम 11 के 11 प्लेयर्स मिल के एक ही तरफ गोल करने की एफर्ट करें। अगर 6 प्लेयर्स एक तरफ गोल करने की एफर्ट कर रहे हैं, 5 दूसरी तरफ गोल करने की एफर्ट कर रहे हैं, तो कभी भी आप नहीं कर सकते हैं, कभी भी आप ऑपोजिट टीम का गोल नहीं कर सकेंगे। तो डायरेक्शन एक हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक टारगेट, एक ही डायरेक्शन में काम करेगी, तो वो गोल अचीव होंगे, वो टारगेट अचीव होंगे। नंबर 6, subordination of individual interest to the general interest. Subordination of individual, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके कुछ इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं, कुछ जनरल इंटरेस्ट है जो सबका फायदा है, जनरल इंटरेस्ट है जो सबका बेनिफिट है। तो कहते हैं कि आप किसी कंपनी के अंदर, कोई कंपनी तब सक्सेसफुल होगी, ऑर्गेनाइजेशन तब गोल अचीव कर सकेगी जब आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट को मिनिमाइज करेंगे, अपनी फायदे को छोड़ के सबके फायदे के लिए एफर्ट करेंगे, सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो बेनिफिट है उसके लिए एफर्ट करेंगे, तो वो सक्सेसफुल होगी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, अपने फायदे को छोड़ के, अपने इंटरेस्ट को यू कैन से पीछे डालते हुए सबका फायदा सोचना है, ये एक प्रिंसिपल। अगर हर कोई अपना अपना फायदा सोचेगा कंपनी के अंदर, तो वो तो कंपनी कभी भी नहीं चलेगी, वो तो कंपनी के गोल कभी भी अचीव नहीं होंगे। अपना अपना फायदा छोड़ के कंपनी का फायदा करना है, कंपनी को किस चीज में फायदा, कंपनी का जो है वो इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, इस चीज को इग्नोर करना, इस चीज को यू कैन से छोड़ना है, तब आप सक्सेसफुली मैनेज कर सकते हैं। नंबर 7 है रेम्यूनरेशन, कहते हैं वर्कर्स को हैंडसम पे की जाए तभी काम करेंगे। ये अप्रोच भी गलत है कि मैं एम्प्लॉइज से, वर्कर से काम ले लूँ और उनको अच्छी सैलरी ऑफर ना करूँ, अच्छी सैलरी पे ना करूँ, तो वो कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं होंगे, वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं जी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो एक जगह पे हो, हर पर्सन डिसीजन ना ले, बल्कि एक टॉप लेवल पे कह लें, किसी एक पर्सन को कह लें, किसी एक ग्रुप को कह लें कि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स हो, फैसला वो लें, हर पर्सन अपने अपने फैसले न ले। ये कॉन्सेप्ट आजकल थोड़ा सा हमारा जो है वो डेविएट कर गया, इन प्रिंसिपल्स में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आई हैं। अब हम सेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन को प्रेफर कर गए हैं, इस तरफ हम मूव कर गए हैं कि हम कहते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने मैनेजर से पूछने नहीं जाना कि सर ये प्रॉब्लम है बताएं क्या करना है, बल्कि एक पर्सन को डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी, पावर मिले, हर पर्सन खुद भी फैसला कर सके कि क्या करना है, किस सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करना है। Centralization, this term refers to the degree to which
the subordinates are involved in decision making. Scalar chain, स्केलर चेन बोलते हैं जी कि जो कमांड है, जो आपने कभी हायरार्की देखी हो, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखा हो, उसमें वो जो लाइंस हैं वो स्केलर चेन होती है कि लोएस्ट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक इस चीज़ को क्लियर करना है कि कौन किसके अंडर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किससे ऑर्डर ले रहा है। कोई पर्सन भी खाली ना हो, इसको नहीं पता ही इसने किससे ऑर्डर लेने हैं। हर एक और पर्सन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10,000 एम्प्लॉय भी हैं तो हर पर्सन का ये क्लियर हो कि इसके ऊपर इसके बॉस कौन होगा और इसका सबऑर्डिनेट कौन होगा, इसको स्केलर चेन बोलते हैं। देन नंबर 10 पॉइंट है जी ऑर्डर। पीपल एंड मटीरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ऑर्डर हो, जो चीज़ जब जहाँ पे चाहिए है वो अवेलेबल हो, वो मौजूद हो। इक्विटी, इक्विटी फेयरनेस, इंसाफ। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है जब उसमें इंसाफ हो, इक्विटी हो, फेयरनेस हो, ना इंसाफियाँ ना हो, सबके साथ एक जैसा सलूक हो, सबको जो सा है आप फेयर हो। ये उससे रेलिवेंट है कि आप फेयर होंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक को फेवर दे रहे हैं, किसी एक के खिलाफ है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने के तैयार नहीं होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर मतलब लोग ज़्यादा अरसे तक स्टे करें एक ऑर्गेनाइजेशन में। ये ना हो कि आज कोई आ रहा है 2 महीने 1 महीने जॉब करने के बाद जा रहा है, फिर कोई आ रहा है। टेन्योर में स्टेबिलिटी, लोग ज़्यादा अरसे तक एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, वहाँ पे काम करेंगे, सीखेंगे, तो जो सा है स्टेबिलिटी आएगी। एक पर्सन को सिखाया है, वो पर्सन काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन महीना 2 महीना काम किया चला गया फिर नया आ गया, तो आपके काम ही सेट नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी कि पर्सन आया था चला गया, फिर नया आया, फिर उसको काम सिखाओ, फिर उसको समझाओ, इसी में आप लगे रहेंगे। इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज अलाउड टू ओरिजिनेट। एम्प्लॉयज के पास इस चीज़ की परमिशन हो, अलाउड करें कि वो खुद कुछ कर सकें, इनिशिएटिव ले सकें। ये नहीं कि आपने एम्प्लॉयज को जो सा है बिल्कुल रिस्ट्रेंट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सोच ही उनकी ख़त्म कर दी है, बल्कि उनको अलाउ करना कि यार आप में काम करें, आपके पास कोई बेटर आइडिया है तो आप बताएं, आपके पास कोई और इसके अंदर सजेशन है तो आप हमें दें। इस तरह से एम्प्लॉयज को कुछ नया करने की, किसी न किसी इनिशिएटिव की वो जरूरत हो। लास्ट पॉइंट जी स्पिरिट डी क्रॉप्स, दैट इज प्रमोटिंग टीम स्पिरिट will build harmony and unity within the organization। कि इंडिविजुअल्स के आपस में स्पिरिट डी कॉप्स, टीम स्पिरिट कायम किया जाए, टीम की तरह काम करें, एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो, एक दूसरे के साथ मिल के एज वन यूनिट काम करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा। अगर आपकी आपस की लड़ाइयाँ होंगी, अगर आप अपना अपना सोचेंगे, तो फिर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का फायदा नहीं हो सकता। बल्कि आपने ये नहीं करना मैंने अपना काम कर लिया तो बस दैट्स इट, मेरा काम खत्म हो गया, बल्कि आपने अपना काम करने के बाद दूसरों को भी गाइड करना है, आपने दूसरों को भी जो सा है वो हेल्प आउट करना है। अपना काम कर लिया तो वो काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों को भी जो कर सकते हैं वो आपने गाइड करना है और हेल्प आउट करना है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी। तो ये 14 प्रिंसिपल्स, ये 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल ने दिए और यही 14 प्रिंसिपल्स आज की करंट मैनेजमेंट की बेस भी हैं। तो इनको आप गो थ्रू करें, इनको रिव्यू करें, इनको समझें, यही सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे आगे चल के भी आने हैं। तो एक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट
और एक ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्लासिकल अप्रोच में। ये दो मेन अप्रोचेज हैं जो मैनेजमेंट की अर्ली थ्योरीज में से हैं। ये उसकी यू कैन से ये स्टार्ट पे मैनेजमेंट की अप्रोचेज हैं उनमें से हैं। मैंने आपके माइक्स को अनम्यूट की ऑप्शन की है जी, आप उसको अनम्यूट करके कोई बात करना चाहें, क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं जी। सर पॉइंट नंबर 13 के बारे में। पॉइंट नंबर इसको आप गो थ्रू करें, ये इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करता हूँ, इसको आप सुने और सर इसको पॉइंट पढ़ें, नंबर 13। तो फिर आप इसको जो से करेंगे, क्योंकि इस तरह आप एक एक पॉइंट दोबारा 12 रिपीट कर देंगे। एक परसेंट पॉइंट 13 कह रहे, दूसरा पॉइंट कहेगा, तो इसको दोबारा सुन लें रिकॉर्डिंग में, फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो चाहे हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन है रिपीट करने का ना कहे, कोई बात पूछनी है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं जी। सर 12 से start करते हैं। मैंने बताया पॉइंट को रिपीट नहीं मैं कर रहा, इसको आप दोबारा सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ना क्लियर होगा तो फिर बताइएगा। रिपीट नहीं करना। कोई और क्वेश्चन है, कोई इससे रेलेवेंट बात माइंड में आ रही है, क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो वो ये जिनके माइक में नॉइज है वो जरा इसको करें क्लियर। जो उसके जो है नासिर आपके माइक में एक प्रॉब्लम है कुछ। से आवाज नहीं आपकी आई, दोबारा जी आप। मैंने कहा सर ओके सर। लिमिट ज्यादा जी वो मैंने कह दिया वो हो जाती है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये सेंट्रलाइजेशन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें कॉमन चीज नहीं है या ये डिफरेंट है चीजें? यूनिटी ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डायरेक्शन ये आपने है जी जी फिरोज सुने, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन एक हो। क्लियर कि यस सर। सबका टारगेट एक, सारे एक ही स्ट्रेटेजी, एक ही पॉलिसी, एक ही अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। जैसे मतलब अगर कुछ कंपनीज होती हैं, आप इसको इस तरह ले सकते हैं कि जिनकी अप्रोच होती है कि उन्होंने मार्केट में अपनी जो सक्सेस है उसको अचीव करना है प्राइस की बेस पे, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कम रख के। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आप ज़्यादातर देखें, वो चाहे मोबाइल फ़ोन्स में है, किसी में भी चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाइना दुनिया में कम्पीट कैसे कर रहा है प्राइस की बेस पे। तो चाइना लेस प्राइस पे चीज़ ऑफर करता है, वो सस्ती करके हर कोई उसको बाय कर लेता है। तो अगर एक कंपनी की स्ट्रेटजी ये है कि मैंने कम प्राइस पे प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है, तो सारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं सभी इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे। ये नहीं कि आधे एम्प्लॉयज़ इसको फॉलो कर रहे हैं प्राइस रिड्यूस करने की, और आधे की डायरेक्शन ये है कि हमने कुछ नया करना है, उस पर कॉस्ट बढ़ती है तो बढ़ जाए, खर्चा ज़्यादा आता है तो आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सर सेंट्रलाइजेशन में जैसे आपने बताया वन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, साथ फिर जो यूनिटी ऑफ कमांड होती है, वन मैन टू ऑर्डर एंड टू रिसीव क्यूरीज। तो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस होता है जी जी, और ये कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज और जॉइंट स्टॉक कंपनीज, तो इसमें कैसे फिर इन चीजों को हैंडल किया जाता है? इसके कोई इंस्ट्रूमेंट्स अलग होते हैं या फिर क्या, ये थोड़ा सा जरा बता दें सर। नहीं ऐसा नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कंपनी के बोर्ड जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन ये कि एक जो टॉप लेवल है ज़्यादातर डिसीजंस वो लेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन कहती है सिर्फ वो डिसीजंस नहीं लेंगे बल्कि लोएस्ट लेवल पे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन का राइट दिया जाएगा। ये है जो सर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं बताया सर, यानी कि अब पार्टनरशिप बिजनेस है, एक लोकल बिजनेस है जी। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉई सपोज है, हम 3 बॉस हैं,
हमने एक ऑफिस बॉय पोज रखी है, ये डिक्लेयर करना है कि इस पर्सन ने ऑर्डर किससे लेने हैं, मेरे से लेने हैं, दूसरे पार्टनर से लेने हैं, तीसरे से लेने हैं। जैसे अपने अपने आप डिपार्टमेंट्स अपने अपने आप यू कैन से कि शोभा जो से हैं वो डिवाइड कर लेते हैं कि एक मैं पार्टनर हूँ तो मैं सेल को देख रहा हूँ, दूसरा पार्टनर परचेजिंग को देखेगा, तीसरा पार्टनर अकाउंट्स को देखेगा। तो अगर कोई सेल वाला लड़का रखा है तो ये चीज़ उसको क्लियर कर देंगे कि उसने मुझे रिपोर्ट करना है, मैं सेल को देख रहा हूँ, उसने किसी और की नहीं सुनी, मेरी मानी और मैंने ही उसको ऑर्डर देने हैं। कोई और उसको मेरी लड़के को, मेरे एम्प्लॉय को या मेरे सबऑर्डिनेट को जो मेरी टीम का पर्सन है उसको वो परचेजिंग वाला कोई काम नहीं कहेगा भी तो मेरे से पूछेगा सर वो कह रहे काम कर लूँ तो कर लूँ, तो वो मुझे रिपोर्ट करेगा, वो मेरे अंडर। ठीक है सर, समझ आ गई है। हिरार्की चलती है जी, हायरार्की होती है। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे इंश्योर करवाती है कि उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो अपना टेन्योर जो है कंप्लीट करें। लाइक ऑर्गेनाइजेशन के इख्तियार में तो नहीं है ना कि उनको फोर्स करे कि आपने यहाँ पे इतने ड्यूरेशन के लिए काम करना ही करना है। एम्प्लॉइज की मर्जी हो, जब मर्जी जा सकते हैं। जी, उसमें फोर्स नहीं होती, लेकिन लोगों को रिटेन करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं। आप अच्छी सैलरीज ऑफर करके लोगों को अपने पास रिटेन करते हैं, आप अच्छे बिहेवियर्स के साथ लोगों को अपने पास रिटेन करते हैं। आपने लोगों को भगाना नहीं है, अपने पास रिटेन करना है। उसको रिटेन करने के लिए कंपनी जो इतने अच्छे पैकेजेस देती हैं, ऑफर्स देती हैं, कोई पर्सन कहता है जी मुझे उस कंपनी से ऑफर आ रही है, इतनी सैलरी बढ़ा रही है, कंपनी कहती ना जाओ मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से कोशिश हमारी ये होती है कि हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है। रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो पर्सन जाते क्यों हैं दूसरी कंपनीज के अंदर, उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं। वो फैक्टर नॉर्मली सैलरी होता है या आपका रवैया होता है या कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप इनको मैनेज कर लेंगे तो वो पर्सन बिला वजह आपको छोड़ के कहीं और नहीं जाएगा। ओके सर। जी जी, किसी और का क्वेश्चन है जी? इसकी हिस्ट्री फिर आप इसको देखें और इसको रिव्यू सर करें। पॉइंट कल नंबर हम 12 समझा दें प्लीज। पॉइंट नंबर 12 यही टेन्योर पे है जो अभी क्वेश्चन भी आया था कि मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड orderly personnel planning and ensure that replacements are available to fill vacancies. कि ऑर्डरली पर्सोनल प्लानिंग हो, आपकी पर्सोनल प्लानिंग हो, जितने लोग आपको चाहिए हैं उतने लोगों की आपने पहले से प्लानिंग की हो। आप बैंक्स की हायरिंग देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की हायरिंग देखते हैं कि वो नेक्स्ट ईयर की अपनी हायरिंग की डिमांड की फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। हमें नेक्स्ट ईयर हमारी एक्सपेंशन हो रही है, सपोज हमें 100 और कैशियर चाहिए होंगे, तो वो 100 कैशियर की प्लानिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी। और सेकेंडली आप उनको इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो आपके पास जो है ज़्यादा अरसे तक काम करें, छोड़ के ना चले जाएं। एक्सपीरियंस लोग जब छोड़ के जाते हैं तो वो लॉस होता है। हम आजकल कॉन्सेप्ट ये नॉलेज का और एक्सपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एक पर्सन जब जाता है तो सिर्फ वो पर्सन नहीं जा रहा, उसके साथ सारी एक्सपर्टीज़, रिलेशनशिप्स और जितना कुछ उसने सीखा था वो सब अपने साथ लेके चला जाता है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए लोगों को रिटेन किया जाए लॉन्गर टाइम, और it ensure that management replacements are available to fill vacancy। हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं जैसे सक्सेशन प्लानिंग। आप सक्सेसर्स प्लान करते हैं, आप ये प्लान करते हैं कि हमारा नेक्स्ट ईयर ये जो जीएम की पोजीशन है वेकेंट होने जा रही है, जीएम रिटायर होने जा रहा है। तो जब रिटायर हो जाए तब ना सोचने बैठेंगे अब क्या करें, जीएम कहाँ से आए, किसको बनाना है, बल्कि इसकी प्लानिंग 1 साल 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। जीएम ने रिटायर होना है, जीएम की रिप्लेसमेंट किसने लेनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी ने लेनी है या बाहर से किसी नए जीएम को हमने अपॉइंट करना है।
तो आप उसको अगर बाहर से लेना है तो फिर सिलेक्ट वो उसकी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर अंदर से किसी को प्रमोट करना है तो आप उसको फाइनलाइज कर देते हैं और उसको जीएम के रिटायर होने से 6 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले उसके साथ अटैच कर देते हैं कि वो उसके साथ मिलके काम करें, ताकि जब वो जाए तो एक गैप क्रिएट ना हो जाए। जैसे आप मतलब हमारे आर्मी में देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी रिटायरमेंट है, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि रिटायरमेंट के बाद आप ये सोचने बैठते हैं कि आप किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है, बल्कि उसकी प्लानिंग 6 माह पहले स्टार्ट हो जाती है कि ये रिटायर होंगे तो रिप्लेस कौन करेगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, गैप क्रिएट ना हो। टॉप पोजीशंस को एक सेकंड के लिए भी आप फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, गैप को आप कभी भी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसी सेंस में है। सर हम किसी भी Thank you, एम्प्लॉय को Thank बाउंड कर सकते हैं कि ये हमारे साथ भाई आपने 5 साल के लिए बाउंड है हमारे साथ जी काम कॉन्ट्रैक्ट्स करना होते है। हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स में बाइंडिंग्स होती हैं। अगर आप किसी को न्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उनको बाउंड करते हैं जी 3 साल तक आप हमारी कंपनी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, 3 साल के बाद आप जो है वो जा सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए बाउंड किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आप उसको लाइफ टाइम ही बाउंड कर लें, आप कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम के लिए बाउंड किया जाता है कि एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स तक नहीं हो जाएंगे, उसके बाद आप फ्री हैं, जा सकते हैं। ये बैंक्स जो से हैं जब फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं तो उनके स्टार्ट पे 3 माह 6 माह की ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स पे बैंक्स के एक्सपेंसेस होते हैं, तो तब बाउंड करती है जी 2 इयर्स या 3 इयर्स तक आप बैंक नहीं छोड़ सकते, 3 साल के बाद आप छोड़ेंगे। अगर आप 3 साल में छोड़ देते हैं तो बैंक आप पे केस करके वो जितना एक्सपेंस आप पे किया है ट्रेनिंग का वो रिकवर करवा सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू। इसको जो सा है आप स्टूडेंट सब रिव्यू कर लें, इस हिस्ट्री को फर्स्ट चैप्टर के रेलेवेंट भी पढ़ लें। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 डिसीजन मेकिंग वाला है, वो हम स्टार्ट करेंगे, उसी से स्टार्ट लेंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग जो सा है वो फैकल्टी पोर्टल पे भी अवेलेबल होगी, मैं ग्रुप में भी इसको शेयर कर देता हूँ, आप इसकी रिकॉर्डिंग